जी हां, लोकसभा में कल राहुल गांधी के भाषण पर माहौल जबरदस्त गर्मा गया। हिंदू अग्निवीर समेत 20 मुद्दों पर राहुल गांधी ने बोला है। भाषण के दौरान बीजेपी नेताओं का पलटवार भी बीच बीच में सामने आया। अमित शाह ने राहुल के बयान पर आपत्ति तक जताई। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। और अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में आमने सामने आ गए। राहुल के आरोपों पर राजनाथ सिंह ने क्या जवाब दिया, सुनिए। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता महोदय। और अग्निवीर योजना पर राहुल के प्रहार पर गृह मंत्री अमित शाह ने फिर पलटवार किया। सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा। अब सदन के सामने दो स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। और राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान अयोध्या में विकास के नाम पर तोड़े गए मकानों का भी मुद्दा उठाया, जिस पर हंगामा बढ़ गया। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नियमों का हवाला दिया। एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। और राहुल के अभय मुद्रा वाले बयान से मुस्लिम धर्म गुरु भी नाराज हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में शिवजी की तस्वीर लेकर पहुंचे राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र किया और इसे सिख, ईसाई और इस्लाम धर्म से भी जोड़ा। राहुल के इस बयान का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी विरोध किया। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने क्या कहा, सुनिए। इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है। और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए, जाता मेरा मानना है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन ने कहा कि किसी भी धर्म के बारे में बोलने से पहले उसकी सही जानकारी लेनी चाहिए ताकि समाज में किसी तरह का गलत संदेश न जाए। मेरे ख्याल से इस तरीके से अगर किसी भी फेथ के लिए, रिलीजन के लिए अगर आप कोई अपनी व्यू पॉइंट रखते हैं तो उसको पहले मेरे ख्याल से कंसल्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हम सब धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर में जारी हिंसा की तुलना सिविल वॉर से की। कहा कि आज तक पीएम मणिपुर नहीं गए।
संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी को जमकर घेरा। एक तरफ बीजेपी पर नफरत और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया और दूसरी तरफ मणिपुर में हिंसा नहीं रोक पाने का इल्जाम लगाया। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं। राहुल ने नोटबंदी का भी जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री को भगवान का संदेश आया और उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया। और कल लोकसभा की कार्यवाही देर रात तक चली। करीब 12 बजे रात में मणिपुर से कांग्रेस के सांसद बिमोल ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया और सरकार पर बड़े आरोप लगा दिए। लोकसभा में मणिपुर के इनर लाइन से कांग्रेस सांसद अंगुमचा बिमोल ने मणिपुर में 1 साल से जारी हिंसा का जिक्र किया और पूछा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इतने अहम मुद्दे को दरकिनार कैसे किया गया। How is that 60,000 people were rendered homeless and villages in thousands were destroyed? And yet, our Prime Minister remained mute, not even a word. And the presidential address did not even mention that. Shame. And I said that this silence is not normal. कांग्रेस सांसद ने कहा कि मणिपुर की अनदेखी कर सरकार ने यहां के शूरवीरों और खिलाड़ियों का अपमान किया है, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के कारण मणिपुर की ये स्थिति है। बात कर रहे हो? हो सकता है। मेरी कौम को हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। हमने कैसे नहीं इज्जत दी मणिपुर को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिया। और संसद में राहुल के बयान से बीजेपी बेफर गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल के बयान को दुखद बताया। राहुल गांधी के हमलों का बीजेपी ने सदन में भी जवाब दिया और सदन के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। आज राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का। और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के एक बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने, जो उस समय लोकसभा में नेता सदन भी थे, जयपुर में ये कहा था कि हिंसक गतिविधियां और ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस की तरफ से। और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनसे सवाल पूछा गया तो 20 फरवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री, लीडर ऑफ द हाउस, ने रिग्रेट व्यक्त किया था। तो राहुल गांधी जी, जब आप सत्ता में थे तब आपके गृह मंत्री सही थे या जब आप विपक्ष में तब आप सही हैं? और राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं और जमकर बयानबाजी हो रही है। आज मैंने सत्य की आवाज, सच्चाई, जो भारत की वास्तविक सच्चाई है, सदन के अंदर सुनी। मैंने सच्चाई सुनी हमारी भारतीय परंपरा की, हमारे सनातन धर्म की, हमारी भारतीय अस्मिता की, भारतीय लोकतंत्र की। मैं तो आभार प्रकट करना चाहूँगा राहुल गांधी जी को कि वो आज उन्होंने अपने भाषण के द्वारा देश की आवाज़ को और बुलंद किया और एक व्यक्ति के अहंकार को तोड़ा। राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, जो मन में हुआ गाली दिया। आज जो उन्होंने सदन में कहा, जो हिंदुओं को गाली दी, क्या उनमें हिम्मत है? जिस ढंग से भगवान शिव के फोटो का अनादर किया, वो हिंदू का अपमान के साथ साथ भगवान शिव का अपमान है। उनमें हिम्मत है कि कुरान के एक पन्ने का को भी अपमानित करके देखें। जिस दिन अपमानित कर देंगे उस दिन फिर सरतन से जुदा के नारे मुसलमान लगा देंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यूपी में एक और परीक्षा पर गंभीर सवाल। पीसीएसजे 2022 की परीक्षा में धांधली हुई। कोर्ट में यूपी लोक सेवा आयोग का हलफनामा।
यूपीपीएससी ने धांधली की बात मानी है और 50 आंसर शीट में हेराफेरी हुई है। मामले में 3 अधिकारियों के सस्पेंशन को लेकर भी खबर आ रही है। प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। प्रीति, अब ये क्या नया मामला? बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार पेपर लीक को लेकर खबरें आ रही थी, उसमें यूपी पीसीएस जो 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये मान लिया है कि इसमें 50 अभ्यर्थियों की जो कॉपियां थी, आंसर शीट थी, उसमें हेराफेरी की गई है और अब इस पूरे जो मामले की जो सुनवाई है वो 8 जुलाई को की जाएगी। हालांकि इसमें 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये जो पूरा मामला है इसमें एक अभ्यर्थी था श्रवण पांडे, जिसका जब रिजल्ट आया तो उसको लगा कि उसने जिस तरीके से उसकी आंसर शीट आई थी उसमें इंग्लिश में उसके जो नंबर थे वो कम थे। उसको लेकर उसने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ कि 50 जो आंसर शीट थी उनमें गड़बड़ी की गई है और कुछ आंसर शीट फटी हुई भी पाई गई है और साथ ही जो हैंडराइटिंग थी, जो अभ्यर्थियों की हैंडराइटिंग थी वो भी चेंज थी। तो इस पूरे मामले को लेकर जब जांच की गई तो हाईकोर्ट ने माना है कि 50 अभ्यर्थियों के जो रिजल्ट आए हैं वो गलत तरीके से रिजल्ट आए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जो अगली सुनवाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो अब 8 जुलाई को की जाएगी और उस सुनवाई में अब क्या होता है ये देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट अब 8 जुलाई को क्या फैसला देता है, ये बड़ी बात होगी। हालांकि अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी, लेकिन ये जो पूरा जो मामला है जिसमें 50 अभ्यर्थियों का जो अब भविष्य है वो पूरी तरीके से दांव पे लग गया है, क्योंकि अब इस पूरे मामले पे कोर्ट भी देख रही है और सरकार भी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। मामले की जांच पर नजर बनाए रखे और किस तरीके से लिया जा रहा है एक्शन, इस बारे में भी लेंगे आपसे अपडेट। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए प्रीति आपका। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के देवबंद से लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि सैयद ने अमन बनकर कई शादियां रचाई। कैसे सैयद ने एक साथ 5 महिलाओं को अपने जाल में फंसाया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है सहारनपुर के डॉक्टर सैयद, जिसने अमन बनकर धोखे से रचाई शादी। बंगाल की महिला का आरोप है कि देवबंद के रहने वाले डॉक्टर सैयद हुसैन ने अपना धर्म छिपाया, अपना नाम अमन दीक्षित बताकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। आरोप ये भी है कि शादी के बाद देवबंद आने पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद निकाह किया। आरोप है कि आरोपी डॉक्टर ने 5 शादियां की हुई हैं। शादी करके मुझे लेके आए, यहाँ आने के बाद मुझे कैमरा में कमरा में कैद करके रखा था, मुझे कैमरा लगा के। पीड़ित महिलाओं ने जब आवाज उठाई तो आरोपी चिकित्सक की पहली पत्नी भी सामने आई। पहली पत्नी ने भी आरोप लगाया कि उसकी शादी आरोपी डॉक्टर से 13 साल पहले हुई थी। मेरी शादी डॉक्टर एबार से हुई थी, उसने मुझे छोड़ दिया अब से 4 साल पहले। मेरे 2 जवान बच्चियां हैं। वहीं पुलिस में पीड़ित महिलाओं की शिकायत के बाद पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य जुटाने के बाद जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे, जो भी इसमें साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। और धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी। आपको बता दें, गरीब लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है और देश के बहुसंख्यक ऐसे में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। संविधान धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा बयान और साथ ही जिस तरीके से ये तमाम तथ्य रखने के बाद गंभीर टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की धर्मांतरण पर आई है, उसको लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गरीब लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। देश के बहुसंख्यक ऐसे में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। संविधान धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है और धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण और जिस तरीके से इस पूरे मामले में कोर्ट के सामने रखे गए तथ्य और उसके बाद अब हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया ये बड़ा बयान, ये टिप्पणी, जहां उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए और संविधान धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। तो हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर इस वक्त और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रोविंग एडिटर पंकज झा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, क्या ऐसे फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और गंभीर टिप्पणी, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से उन तमाम फैक्ट्स के बाद धर्मांतरण को लेकर बड़े बयान। जी हाँ, ये जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल हैं, उनकी बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही थी और मामला ईसाई धर्म में परिवर्तन का है। और देखिए,
धर्म परिवर्तन के लिए अपने नियम कायदे कानून भी हैं। उसी के आधार पर आपको डीएम से परमिशन लेकर के धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसमें पिटीशन फाइल किया गया था, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के मामले कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। उसी में उन्होंने कहा जिस तरीके से कुछ जगहों पे बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जाते हैं अल्पसंख्यकों, जो बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों की तरफ, उन्होंने किसी खास का नाम नहीं लिया, तो उन्होंने कहा इस तरीके से तो एक ऐसा समय भी आएगा जब बहुसंख्यक आबादी जो है वो अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी, जिस तरीके से ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया गया था, एक पिटीशन पड़ी हुई थी, उसी के मामले में टिप्पणी की है कोर्ट ने। जी शुक्रिया पंकज जी पूरी जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के मुरार इलाके में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद बीच सड़क पर फायरिंग शुरू हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इलाके में उस समय दहशत फैल गई जब एकाएक दो गुटों में झगड़ा होने लगा। इस झगड़े के बाद बीच सड़क पर फायरिंग हो गई। फायरिंग और मारपीट के इस घटना में एक युवक सिर पर चोट लगने से वो घायल हो गया। इसके बाद घायल युवक के साथियों ने फायरिंग करने वाले आरोपियों की लाइसेंसी बंदूक छीन ली। आरोपी की मुरार के रहने वाले दो परिवारों के बीच झगड़ा चल रहा है। इसी झगड़े को लेकर संदीप मवई अपने साथियों के साथ दो गाड़ियों में मुरार के 7 नंबर चौराहा पहुँचा था। यहाँ दूसरे पक्ष के लोग भी खड़े थे। अपनी गाड़ी में से 315 बंदूक निकाल के सीधे मेरे भाई पे फायर करी है इसने। तब मैंने इसकी बंदूक पकड़ के इसको पीछे घसीटने की कोशिश करी, इसने वापस से लोड करके मेरी तरफ चलाने की कोशिश करी, तब मैंने पकड़ा, तब इसने लेके, अब इसके साथ कई लोग थे, तलवार दी है या बंदूक का बट दिया मुझे पता नहीं। घटना की जानकारी मिलते ही मुरार थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक संदीप मवई अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। जान से मारने के उद्देश्य से बंदूक से फायर किया गया है। संभवतः लाइसेंसी बंदूक है। एक बड़ी खबर है, सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में जहां चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और पुलिस की चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें सलमान पर हमले के लिए 25 लाख की सुपारी और पाकिस्तान से मंगाई गई थी AK-47 राइफल। तो जिस तरीके से पिछले कई महीनों में इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस वक्त बड़ी खबर है इसी मामले पर चार्जशीट दाखिल और चार्जशीट में हुए खुलासे के बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजीव, क्या बड़े खुलासे चार्जशीट के जरिए? सुरभि, ये मामला मुंबई पुलिस का नहीं, नवी मुंबई पुलिस का है। एक ही तरह से दो अलग अलग ग्रुप बनाया गया था बिश्नोई गैंग की तरफ से, और उसमें सलमान खान को टारगेट करने की प्लानिंग थी, जिसमें जो मुंबई में फायरिंग की घटना हुई थी ये उस मामले से अलग है। जो दूसरा एक ग्रुप बिश्नोई गैंग का पकड़ा गया था, नवी मुंबई पुलिस ने पकड़ा था, जिसमें सलमान खान के घर पर और उनके फार्म हाउस पर रेकी की गई थी। महीनों से आकर नवी मुंबई में रह रहे थे और बाकायदा पाकिस्तान से हथियारों की खेप मंगाई जानी थी। उस मामले में चार्जशीट फाइल हुई है और उसमें पुलिस ने खुलासा किया है कि किस तरह से बिश्नोई गैंग के लोग जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए लोगों के बीच संपर्क में थे। जो सोफिस्टिकेटेड वेपन है उसका इस्तेमाल करने की प्लानिंग थी सलमान खान के ऊपर फायरिंग करने के लिए, लेकिन पुलिस को समय रहते इस पूरे मामले की जानकारी मिल गई थी। उसके बाद पुलिस ने अपने ही एक मुखबिर को बिश्नोई गैंग में शामिल करवाया और उसके बाद में उनकी पूरी मोडस ऑपरेंडी को उन्होंने स्कैन किया और उसके बाद एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां की गई। उसी मामले में चार्जशीट फाइल की गई है। और आज की एक और बड़ी खबर, थोड़ी देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक ये होनी है। एनडीए के सांसदों के साथ ये बैठक होनी है। एनडीए संसदीय दल की बैठक, आज प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब भी सामने आना है और उससे पहले ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। एनडीए संसदीय दल की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। लाइब्रेरी भवन जो है संसद की बिल्डिंग का, वहां पर ये बैठक होनी है। तो एक बार फिर से हम जानकारी दे दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। उनकी अध्यक्षता में ही, उनके अगुवाई में ही बैठक होनी है और कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, हम नेताओं को देख रहे हैं पहुंचना शुरू है, लेकिन आज एजेंडा क्या है एनडीए संसदीय दल की बैठक का? जी देखिए, एनडीए संसदीय दल की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इस मौजूदा सत्र की ये पहले राष्ट्रीय बैठक है, यानी इकलौती बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें सम्मान किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के तमाम सांसदों के अलावा, लोकसभा राज्यसभा सांसदों के अलावा इसमें एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं, जेडीयू, एलजेपी, टीडीपी, शिवसेना, शिंदे गुट, तमाम सभी दलों के जो तमाम एनडीए के सांसद इस बैठक में मौजूद है। ये बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में अब जो पूरी संसद का सत्र, जो मौजूदा सत्र है, पहला सत्र है, वो आज कल समाप्त होगा। उसमें तमाम सांसद जो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। तो ऐसे में
जो नई सरकार बनी है इसके कामकाज को लेकर, इसके एजेंडे को लेकर, विकसित भारत को लेकर कैसे जनता के बीच में अपनी बातों को रखना, सरकारी कामकाज को रखना, वो बताया जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि तमाम सांसद जो है, आधे से ज्यादा सांसद इस बार नए जीत कर आए हैं, तो ऐसे में उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आज की जो ये बैठक है, एनडीए संसदीय दल की बैठक है, जब वो संबोधित करेंगे तो उनका जो विजन है और उनका जो मंत्र है वो तमाम एनडीए के सांसदों से साझा करेंगे। जी, शुक्रिया आपका आनंद जानकारी देने के लिए। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक बस कुछ देर में शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ये बैठक होने वाली है। उस बीच एक और बड़ी खबर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हमीद की जयंती कार्यक्रम में शिरकत की है। गाजीपुर के धामपुर पहुंचे भागवत ने वीर अब्दुल हमीद पर लिखी किताब मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया। आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद पर लिखी गई किताब मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया। रामचंद्रन निवासन की लिखी किताब पर चर्चा करते हुए भागवत ने अब्दुल हमीद की बहादुरी का जिक्र किया और कहा कि अपनी मातृभूमि, अपनी प्राचीन काल से चलती आ रही संस्कृति के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर योद्धा परमवीर अब्दुल हमीद हम सब के आदर्श हैं। उनके जीवन का आदर्श हम सबको एक सूत्र में बांधता है। कितना भी उल्टा वातावरण हो, विपरीत समय हो, ये बातें धुल नहीं जाती, मिट नहीं जाती और समय आने पर हृदय से प्रकट होती हैं। परमवीर अब्दुल हमीद जी का बलिदान हमारे लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। ये किताब शहीद अब्दुल हमीद के बेटे जैनुल हसन से की गई बातचीत के आधार पर लिखी गई है। गाजीपुर पहुंचे भागवत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले शूरवीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि बलिदानी अमर हो जाते हैं। अब्दुल हमीद ने 1965 की जंग में पाकिस्तान के कई टैंक्स को अपनी गन से उड़ा दिया था और मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हुए थे। अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और अयोध्या में रामलला के पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू हो गया है। वहीं मंदिर में दर्शनार्थियों के बाद पुजारियों पर भी मोबाइल ले जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया है। मंदिर में प्रवेश से पहले पुजारी पीली चौबंदी, धोती और साफा पहनेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा गठित धार्मिक समिति ने 21 नए प्रशिक्षित पुजारियों को पूजन पद्धति में शामिल करने का फैसला लिया है। अब रामलला के पूजन अर्चन के लिए पुजारी अलग अलग शिफ्टों में सेवा देंगे। इसके लिए ट्रस्ट ने सभी पुजारी की आई कार्ड भी जारी कर दिए हैं। ट्रस्ट ने राम मंदिर में आने वाले पुजारियों के एंड्रॉइड फोन को भी लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनके मुताबिक सिर्फ बात करने के लिए कीपैड वाला ही फोन ले जा सकते हैं। दरअसल हाल में ही मंदिर में बारिश के पानी के लीकेज को लेकर विवाद सामने आया था। मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने गर्भगृह में पानी टपकने का आरोप लगाया था। बाद में ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि पानी गर्भगृह के सामने मंडप में आया था। इस दौरान मंदिर के अंदर की कुछ तस्वीरें भी बाहर आ गई थी। श्रद्धालु के मोबाइल फोन अंदर ले जाने पर पहले से रोक थी। अब पुजारियों के भी एंड्रॉइड फोन अंदर ले जाने पर बैन लग गया है। और T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में मिली जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम बारबाडोस में फंस गई है। फाइनल के बाद टीम इंडिया को वहां से निकलना था, लेकिन तेज हवा और आंधी तूफान की वजह से बारबाडोस के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। T20 विश्व कप की विजेता भारतीय क्रिकेट टीम कैरिबियाई द्वीपों पर आए भीषण तूफान के बाद बारबाडोस में ही फंसी हुई है। इसकी वजह से भारतीय टीम के स्वदेश लौटने में भी देरी हो गई है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम शनिवार को T20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर रोमांचक खिताबी जीत दर्ज करने के बाद होटल में ठहरी हुई है। भारतीय टीम को बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों के साथ सोमवार को चार्टर्ड उड़ान के जरिए भारत के लिए रवाना होना था। हालांकि तूफानी हवाओं के दस्तक होने की वजह से बारबाडोस लगभग बंदी की स्थिति में पहुंच गया है। बारबाडोस और आसपास के द्वीपों के जनजीवन प्रभावित करने वाली तेज हवाओं और तूफान की चपेट में रहने की संभावना है। करीब 3 लाख की आबादी वाला बारबाडोस रविवार शाम से ही लॉकडाउन जैसी स्थिति में है। इसका मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगली सूचना तक बंद है तथा पानी, बिजली की आपूर्ति भी बाधित है। बीसीसीआई की तरफ से ये भी कहा गया है कि खिलाड़ियों और अधिकारियों के साथ अमेरिका या फिर यूरोप के लिए उड़ान भरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके लिए तूफान के कमजोर पड़ने का इंतजार करना पड़ रहा है। और आइए बात करते हैं फ्रांस की, क्योंकि दंगे में धधक रहा है फ्रांस और मैक्रो की कुर्सी पर आज आ चुकी है। फ्रांस में पहले राउंड की वोटिंग हो चुकी है और उसके बाद मैक्रो की कुर्सी का जाना अब तय माना जा रहा है। फ्रांस में दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी को बहुमत मिलने की उम्मीदों के बीच फ्रांस में जबरदस्त दंगे शुरू हो चुके हैं। पेरिस की सड़कों से लेकर कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हो रही हैं।
फ्रांस में चुनाव के पहले दौर के बाद ही भारी हिंसा भड़क उठी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। फ्रांस के संसदीय चुनाव के पहले दौर में भारी मतदान के बाद अनुमान जताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार देश की सत्ता धुर दक्षिणपंथी ताकतों के हाथ में जा सकती है। पहले राउंड के बाद फ्रांस की दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी ने संसदीय चुनावों के पहले दौर में भारी बढ़त हासिल की है। दक्षिणपंथियों की जीत निश्चित होने के दावों के बीच वामपंथी समूह और बाकी पार्टियों के समर्थकों ने कई जगहों पर हंगामा किया। संसदीय चुनाव के पहले दौर में मारिन ले पेन की नेशनल रैली पार्टी की जीत के विरोध में पूरे फ्रांस में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मरीन ले पेन ने कहा है कि वो पहले दौर में फ्रांसीसी संसद के लिए फिर से निर्वाचित होने में सफल रही। मरीन ले पेन ने कहा है, राष्ट्र टीवी के आंकड़ों के मुताबिक उनकी राष्ट्र रैली पार्टी को संसद में 240 से 270 सीटें मिलेंगी। ये एक बहुमत होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में दक्षिणपंथी पार्टियों ने चुनाव जीता है, जिसके बाद अब वामपंथी और इस्लामवादी दंगे कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस पर हमले हो रहे हैं और कई दुकानें लूटी गई हैं। मरीन ले पेन को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने से रोकने के लिए कई पार्टियों ने नए सिरे से गठबंधन पर बात शुरू कर दी है। फ्रांस में 2 चरणों में हो रहे संसदीय चुनाव 7 जुलाई को खत्म होंगे। माना जा रहा है कि फ्रांस के मतदाता बढ़ती महंगाई और आर्थिक हालातों से बेहद परेशान हैं। फ्रांसीसी लोग इमैनुअल मैक्रो के नेतृत्व से भी काफी नाराज हैं। यही वजह है कि चुनाव में मैक्रो के खिलाफ वोटिंग हुई और मरीन ले पेन की पार्टी को वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।